प्यारे बच्चों, हमारे पास आज हम शुरू करेंगे पीएच पे काम करना। देखो बेटा, पीएच स्केल जो था ये लास्ट टाइम मैंने बताया डिवेलप कैसे किया। ये लास्ट टाइम मैंने बताया था डिवेलप कैसे किया। ठीक, आज हम पीएच पे काम करेंगे। पीएच स्केल का कंसेप्ट हमें सोरेनसन ने दिया था। ठीक, और इसने कहा कि पीएच जब हम निकालते हैं तो पीएच को मैंने आपको बताया था इट इज कॉल्ड एज पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर बोलते हैं प्यूसेंस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। और मैंने बोला कि इसको हम निकालते हैं माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। होना तो चाहिए माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, बट H पॉजिटिव की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए हम उसको H3O पॉजिटिव या H9O41 पॉजिटिव या H7O31 पॉजिटिव ऐसा कुछ लिख देते हैं। तो यहां हमने लिखा हाइड्रोनियम आयन पीएच इज माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लेना है, तो वो पीएच होता है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच कैसे निकालते हैं। तो केस नंबर 1 है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखो बेटा, अपना पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ठीक, दूसरों का अलग होगा, तो थोड़ा ध्यान देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, मान लो हमें यह कहा कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर HCl एट 298 केल्विन। इसको ठंड क्यों लग रही है? ये कैलकुलेट द पीएच एट 0.01 मोलर HCl एट 298 केल्विन, हमें ये निकालना है। देखो बेटा, बेसिकली HCl जब टूटेगा तो ये हमें एक H पॉजिटिव देगा और एक Cl नेगेटिव देगा, इजंट इट? क्योंकि हम सॉल्यूशन की पीएच निकालते हैं और H पॉजिटिव जो होता है उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती नहीं, इसलिए इसको वाटर में लेते हैं। तो ये H3O पॉजिटिव हो गया। ठीक है बच्चा, तो हमें यहां से एक बात समझ में आती है कि अगर 1 मोल HCl का लेंगे तो 1 ही मोल H3O पॉजिटिव मिलेगा। समझ में आई? तो हमारे पास जितने H यहां है उतने H यहां मिलेंगे, यानी जितनी कंसंट्रेशन इसकी है उतनी कंसंट्रेशन इसकी मिलेगी। तो इसकी कंसंट्रेशन मैंने तुम्हें 10⁻⁻2 मोलर दी है, ठीक, मोलैरिटी। ठीक है जी, तो इसकी कंसंट्रेशन भी क्या आनी चाहिए? 10⁻⁻2 मोलर। ठीक, इसलिए अगर मैं H3O पॉजिटिव की बात करता हूं फ्रॉम HCl, वो मेरे को कितने मिले? 10⁻⁻2 मोलर मिले। क्लियर? पर बेटा ये सॉल्यूशन वाटर में है कि नहीं है? वाटर में भी H पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो, वाटर के H पॉजिटिव कितने होते हैं? अगर जो वाटर से H पॉजिटिव की बात करते हैं तो वो कितने होते हैं बेटा? 10⁻⁻7 ये वाटर से होते हैं। ज्यादातर टीचर ये बात लिखाते नहीं है बेटा, इसका मैं यूज बताऊंगा, मैं क्यों लिखवा रहा हूं आपको। इसका मतलब टोटल H3O पॉजिटिव अगर मुझे निकालने हुए यहां पर, तो टोटल H3O पॉजिटिव जो है, ठीक, वो इन दोनों को ऐड करके होंगे। दैट इज 10⁻⁻2 प्लस 10⁻⁻7। 10⁻⁻2 किससे मिले? HCl से। और 10⁻⁻7 किससे मिले? वाटर से। बेटा ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है। ये बहुत कम है तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। सर जब नेग्लेक्ट ही करना था लिया क्यों? क्योंकि और टीचर्स तो ऐसे करवाते हैं, तो सीधे ही इसको पुट करवा देते हैं और सीधे बोलते देखो ये जो पावर है ना, ये सीधे पीएच आ जाएगी। ठीक, तो सीधे शॉर्टकट में आंसर दे देते, लेकिन हमें कंसेप्ट को समझना है। ठीक, अब हमने ये नेग्लेक्ट कर दिया, तो अब हमारे पास H3O पॉजिटिव की एक्चुअल कंसंट्रेशन कितनी रह गई? अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻2 ही रह गई। अब जब मैं पीएच निकालूंगा तो मैं लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, यानी मैं लिखूंगा माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻2। इसका मतलब हो जाएगा -2 लॉग ऑफ 10। लॉग ऑफ 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई?
सर इतना घुमाया क्यों? जब 2 ही निकालनी थी तो हमारे को ये बोला टीचर ने कि ये जी सीधे ये जो पावर आती है ना उसको प्लस में लिख दो। नहीं बेटा, आगे जाके गलती करोगे। ठीक, अभी ऐसा नहीं सोचना, आपने सारा सोच के चलना है। ठीक, तो हमने देखा दोनों से क्या है और कैसे हमने निकाल दिया। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो एसिड का पीएच समझ में आया कैसे निकालते हैं? लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। ठीक, आगे चलते हैं। हमें बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.005 मोलर H2SO4। ठीक है बच्चों, अब HCl तो 1 H देता था और ये कितने H देगा? 2। ऐसे अगर H3PO4 होता तो कितने H देता? 3। इस प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए हमने क्या बोला कि हम मोलैरिटी नहीं भरेंगे, हम नॉर्मेलिटी भरेंगे। याद रखना, पीएच के स्केल में आप मोलैरिटी नहीं भरते हो, क्या भरते हो? नॉर्मेलिटी। तो सर HCl में मोलैरिटी क्यों भरवाई? अभी जब HCl मैंने निकाला तो इसमें मैंने क्या भर दी? मोलैरिटी। और मैं कह रहा हूं कि नॉर्मेलिटी भरनी है। बेटा यहां पे बेसिसिटी कितनी है? 1। तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर है, तो चक्कर नहीं है कि मैं मोलैरिटी भर दूं। लेकिन बेटा जी यहां पे हमारे पास H का डिफरेंस है, यहां 2 H। तो बेटा याद रखना, पीएच के स्केल में हम नॉर्मेलिटी भरते हैं, मोलैरिटी नहीं भरते हैं। तो भैया जी अब मैं इसकी नॉर्मेलिटी निकाल देता हूं H2SO4 की। तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी होगी मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, यानी कि बेसिसिटी। अब हमारे पास मोलैरिटी थी 0.005, बेसिसिटी आई 2 या 0.01 यानी 10 की पावर -2। अब अगेन से जो हमारे को H3O पॉजिटिव मिले हैं फ्रॉम दैट ऑफ H2SO4 वो कितने हैं? वो 10 टू पावर -2 है। और अगर H3O पॉजिटिव हमारे पास किससे मिले हैं भैया? वाटर से, वो 10 टू पावर -7 है। और हमें पता है दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, कैन बी नेग्लेक्टेड। सीधे नेग्लेक्ट कर दिया, और नेग्लेक्ट किया तो हमारे पास पीएच जो आ जाएगा वो -log ऑफ 10 टू पावर -2, यानी अगेन आंसर विल कम आउट टू बी 2। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? लेट वी टेक वन मोर एग्जांपल, है ना, टू मेक इट मोर कंफर्टेबल। ठीक, देखो बेटा हमने बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.0005 मोलर H3PO3। ठीक है जी। नाउ सबसे पहला काम नॉर्मेलिटी निकालना। तो नॉर्मेलिटी बोलो कितनी आएगी? 0.0005 इंटू बेसिसिटी कितनी है इसकी? आती है निकालनी? तो क्या बेसिसिटी होगी यहां पर? 2। हैव वी डन दिस और नॉट? तो अब हमारे पास आ गया 10 टू पावर -3। क्लियर जी? अब हमें इसको किस में निकालना है? पीएच में। तो पीएच इज -log ऑफ 10 टू पावर -3। तो क्या इसका आंसर 3 आ गया? बोलो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की पीएच निकालनी समझ में आई? एक चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या ध्यान रखोगे कि हमें नॉर्मेलिटी भरनी है। और दूसरी बात, ये जो पीएच स्केल निकाल रहे हैं 298 केल्विन पे निकाल रहे हैं, पहले समझ के चलना आपने। ठीक, दिस इज ऑलवेज एट 298। बेटा हमने कौन सा फ्रिज में बैठ के पीएच निकालनी है भाई, या हमने कौन सा ओवन में चढ़ के काम करना है भैया? रूम टेम्परेचर पे खुश हैं हम तो 298 ही रखेंगे हम। तो मैं लिखूं ना लिखूं वो समझ में आना चाहिए। अब ये तो हो गया आपके पास एसिड। ऐसे ही प्यारे बच्चों हम जरा बेस की पीएच निकालते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड केस हो गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस में मान लो आपको कह दिया कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर NaOH। ठीक है जी। पहली बात, बेस से क्या हमें H3O पॉजिटिव मिलेंगे? बेस से हमें क्या मिलेंगे? OH। और बेटा हमें OH इसकी नॉर्मेलिटी के बराबर मिलेंगे, तो पहले तो इसकी नॉर्मेलिटी निकलेगी। अब नॉर्मेलिटी जो है वो आ जाएगी 0.01, और इसकी एसिडिटी कितनी है? कितने OH देता है भाई? 1। तो इंटू 1 हो गया,
तो 10⁻⁻2 हो गया, बोलो क्लियर। पर बेस से क्या मिलेंगे, OH। तो हमारे पास यहां पर OH नेगेटिव निकलेगा, और कितना निकलेगा, NaOH से जो OH नेगेटिव निकले वो निकले 10⁻²। बेटा OH तो वाटर में भी होंगे ना, तो अगर वाटर में OH होते हैं वो कितने होते हैं, ये तो पता ही होता है। अगेन दिस इज वेरी छोटा, कैन बी निग्लेक्टेड, क्लियर। एंड देयरफॉर हमारे पास अब हमें OH तो भरना नहीं है पीएच में, क्या भरना है, H3O पॉजिटिव। तो पहले H3O पॉजिटिव निकालने पड़ेंगे। अब इसको करने के दो तरीके हो गए। तरीका नंबर 1, हमें यह तो पता था कि जो KW होता है वो H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव का प्रोडक्ट होता है। पीएच के लिए मुझे क्या चाहिए था, H3O पॉजिटिव। तो बेटे जी H3O पॉजिटिव हमने निकालने थे, वो KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव होंगे। KW की वैल्यू जानते हो, 10⁻⁻14 होती है, और OH की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁻2। तो इसके H3O पॉजिटिव कितने आ गए, 10⁻12। इसलिए प्यारे बच्चों यहां पे पीएच जो आएगी -log ऑफ 10⁻12। तो इसका मतलब पीएच विल बी 12, बोलो क्लियर। ये एक तरीका हो गया, ठीक। पर ये तरीका एक्चुअली आगे जाके तुम्हें कंफ्यूजन देगा, ठीक। हमने अगर देखो ये बात तो है ही कि बेस से मिलने OH, पर OH हमने भरने नहीं, हमें तो H3O पॉजिटिव चाहिए। तो KW के एक्सप्रेशन से हमने क्या निकाल दिया, H3O पॉजिटिव निकाल दिए, और H3O पॉजिटिव निकाल के भर दिए। बट इसका एक बेटर वे आउट है, ठीक। बेटर वे आउट क्या है कि हम पीएच ने निकाल के पहले POH निकाल लेते हैं, क्योंकि आपने ये पढ़ा था पिछले दिन की पीएच प्लस POH कितना होता है, 14 होता है। तो पीएच जो होता है वो 14 माइनस POH होता है। ये कहां पे, एट 298 केल्विन। तो बेटा हम इन स्पाइट ऑफ कैलकुलेटिंग लाइक दिस हम पहले POH निकाल लेते हैं। अब POH क्या होगा फिर हमारे पास, क्या वो -log ऑफ OH नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, है ना। और OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग में ये तो नेग्लेक्टेड है ही है, तो सीधे POH की वैल्यू कितनी आ गई, -log ऑफ 10⁻²। ठीक है जी। तो POH कितना आ गया, 2। बेटा ज्यादातर बच्चे यही छोड़ देते हैं, अरे बच्चों ये क्या है, POH, ठीक। हमें निकालना था पीएच, तो 14 में से 2 को क्या किया, माइनस, क्या बना, 12, ठीक। बेटे जब भी कभी पीएच निकालो तो एक बात, जब आंसर निकाल लिया ना, एक बार ऊपर जरूर देखना। आंसर निकाल लिया, ऊपर जरूर देखना। अगर एसिड हो तो उसका पीएच कभी 7 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर बेस हो तो उसका पीएच कभी 7 से नीचे नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर आपने 2 निकाल भी लिया, आपने ऊपर देखा बेस, आपको याद आ जाएगा ओहो 14 में से माइनस करना था। अदरवाइज अंडर द एग्जामिनेशन प्रेशर आप 14 में से माइनस करना भूल जाते हो। इस वाले फॉर्मूला का यही ड्रॉबैक है कि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पीओएच निकालते हो, ए में आंसर 2 ही लिखा होता है, वही टिक कर देते हैं, है ना। बेटा ध्यान से, पहले पीएच निकाला, फिर ऊपर एक बार जांचा कि एसिड है कि बेस है। अगर बेस है तो पीएच कभी 7 से नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। इसका मतलब हम क्या भूल गए, 14 में से माइनस करना भूल गए। तो हमने 14 में से माइनस करके फिर 12 निकाल दिया। दोनों में से जो तरीका पसंद आए रख लो, बोलो क्लियर। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग बेस की निकाल सकते हैं। एक छोटा सा केस और ले लेते हैं टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, है ना, ले लेंगे। चलो, आपको बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन containing 7.1 gram of calcium hydroxide in 500 milliliter of solution at
298 केल्विन। प्यारे बच्चों यहां वेट दे दिया, वेट दे दिया तो पहला काम क्या, नॉर्मेलिटी निकालना। मोलैरिटी तो निकालनी नहीं, अपन ने छोड़ दिया काम हालांकि स्कूलों में मोलैरिटी निकाल के फिर वो इक्वेशन करके करते, नहीं जुड़ते, हम सीधे ही क्या निकाल देंगे, नॉर्मेलिटी। हमें पता है कि नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इनटू 1000 इफ वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर्स। ठीक बेटा जी, इसका इक्विवेलेंट वेट चाहिए होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। ठीक, बेस है तो बेस में हम क्या देते हैं, एसिडिटी। एसिडिटी यहां पे क्या है, OH देना। कितने OH दे सकता है, 2। तो बेटा जी मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हुआ, 40 कैल्शियम का प्लस 17 इंटू 2 दिस, क्या ये 74 हुआ। तो बेटा जी 74 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 37। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आया, 37। तो भैया जी अब हम नॉर्मेलिटी निकाल लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी गिवन वेट कितना, 7.4 कर लेते हैं यार, जज्बात में बह गया। ठीक, 7 कर दिया, डिवाइडेड बाय 37 इंटू 500 इंटू 1000। ये 0.2 से कट गया दोस्तों, और ये भी तो 0.4 आ गया दोस्त, कोई दिक्कत। तो 0.4 नॉर्मेलिटी आई। और बेटा हमें पता है वाटर के जो OH है वो इसके मुकाबले बहुत कम है, तो सिंपली हम पहले क्या निकाल दिए, POH। POH आ गया माइनस लॉग ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻1। बोलो 0.4 को ऐसे लिख सकता था मैं, 4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता था भाई। क्या इसका मतलब ऐसा आ जाता है कि माइनस लॉग ऑफ 4 प्लस 1 लॉग 10, इसको सॉल्व करके ऐसे आएगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, लॉग 10 की वैल्यू 1। बेटे लॉग ऑफ 4 की वैल्यू 0.6020। क्या बात है, तो मेरे बच्चे हैं, शाबाश। प्लस 1 है ना, तो 1 में से ये माइनस किया, क्या निकला हमारे पास आंसर, 0.39 के करीब करीब है ना जी। ठीक, पर ये क्या निकला, POH। क्या निकला, POH। हमें POH निकालना था क्या, हम यहां गलती कर सकते ना, तो यहां निकाला, ऊपर देखा, ओहो बेस, याद आया 14 में से करना भूल गए, तो pH इज 14 माइनस 0.39 एंड यू कैन कैलकुलेट द आंसर। बोलो बेटे क्लियर, बात समझ में आई। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का pH निकाल सकते हैं अपन। क्या चाहिए अपने आपको, नॉर्मेलिटी। ठीक, नॉर्मेलिटी को यहां करेंगे पुट, वाटर के हम कर देंगे निग्लेक्ट। ठीक, और फिर इसको पुट करके आंसर निकालेंगे। अगर एसिड होगा डायरेक्टली pH, बेस होगा तो पहले POH और फिर 14 में से माइनस आ जाएगा pH। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो। आपको बोलते हैं कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁸ मोलर HCl at 298 Kelvin. Calculate the pH of 10⁻⁸ molar HCl at 298 Kelvin. वाटर की कंसंट्रेशन से भी कम। अब समझ में आएगा तुम्हें कि सर ने वाटर क्यों पहले लिखा था। बेटा जी अगर इससे तुम पहले वाला फॉर्मूला लगाओगे तो pH आ जाएगी 8। क्या एसिड की pH 8 हो सकती है, गड़बड़ हो गई। तो केस नंबर 3, डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स, अब प्यारे बच्चों डाइल्यूट एसिड किसको बोलते हैं, बेटे जब हमारी कंसंट्रेशन एसिड की 10⁻⁷ से कम आ जाए, 10⁻⁷, 10⁻8,
10 टू पावर माइनस 9, 10 टू पावर माइनस 10, ये डाइल्यूट एसिड हो गया। ये क्या हो गया? डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में अब ध्यान देंगे इधर, हमारे पास जो H3O पॉजिटिव मिले थे किससे? HCl से, वो थे 10 टू पावर माइनस 8, और जो वाटर से H3O पॉजिटिव मिले थे वो कितने थे? बेटा क्या अब नेग्लेक्ट कर सकते हो यार? नहीं कर सकते ना। अगर मैंने पहले वो बताया ही नहीं होता तो, है ना, तो मैंने पहले से तुम्हें क्लियर करके रखा कि वहां मैंने वाटर नेग्लेक्ट क्यों किया। अब यहां कर नहीं सकते थे, इसलिए H3O पॉजिटिव टोटल जब हम निकालेंगे वो आएगा 10 टू पावर माइनस 7 प्लस 10 टू पावर माइनस 8। बेटे इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे अपन? 10 टू पावर माइनस 7 निकाल दें। आपने क्या किया? बड़े वाला कॉमन निकाल दिया, छोटे वाला नहीं निकाला है। पर मैथमेटिक्स इसको परमिट कर देता है ना। मैथमेटिक्स परमिट कर दे, बड़े वाला कर निकाल लो कॉमन। उससे क्या होगा? यहां पे आएगा 1 और यहां पे आएगा 0.1। ठीक है जी। तो मतलब H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमारे पास आई कितनी? 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अब प्यारे बच्चों हमने पीएच निकालनी है, तो माइनस लॉग ऑफ 1.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, मतलब पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.1 प्लस 7 लॉग 10 को 7 लिख दे सीधे। इतना का समझ आता है मेरे बच्चों को? तो यहां 7 आ गया। अब 1 का लॉग क्या होता है? 0। ये 1.1 है, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू, अप्रोक्सीमेट कर लेते, 0.04 लिख देते, चलेगा? आपका लॉग जो होता है 4 डिजिट तक लिखते हैं ना आप, है ना। कोई भी आपने वैल्यू पढ़ी 0.3010, 0.6990, तो 4 डिजिट तक लिखते हो ना। तो अपन ने 0.004 ऐसे लिख दिया। क्यों? 1 का कितना होना था? 0। 1.1 का से थोड़ा सा बड़ा होगा। सर मैं 0.004 नहीं लिखूंगा जी, 0.008 लिख दूंगा, कोई फर्क पड़ेगा? है ना। पर अप्रोक्सीमेटली 0 हो गया। और यहां पे हमारे पास क्या आया? 7। 7 में से ये हो गया माइनस 6.996 आंसर आ गया। अब ये एसिड की रेंज में है कि नहीं? बात समझ में आई? अब एक शॉर्टकट समझ लो। अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आए, यहां तो +1 में आए तो ऐसे करने का, लेकिन अगर कंपटीशन में क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है? अगर एसिड की कंसेंट्रेशन कभी भी 10 टू पावर माइनस 7 से नीचे हो, लेस देन 10 टू पावर माइनस 7, लेस देन मतलब 10 टू पावर माइनस 8, माइनस 9 ऐसे करके एसिड की हो तो पीएच हमेशा 6.99 टिक कर देना, और अगर बेस हो तो पीएच हमेशा 7.01 टिक कर देना, बिना सॉल्व किए, क्योंकि ऑब्वियसली आना ही वो है। समझ रहे मेरी बात? क्लियर हो रहा है? तो बेसिकली ये, हालांकि ये सॉल्यूशन भी गलत है, ये भी बता देता हूं। एक्चुअली ये सॉल्यूशन भी रॉन्ग है, इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगता है बेटा, ठीक। बट क्या है, अभी वो तुम्हारे भेजे से बाहर है, अभी उसको पंगा मत लेना। अभी पहले ये सीख लो ये कैसे निकाला। बोलो करना आएगा? Yes, sir. तो अगर मैं तुमसे ऐसे बोल देता कि मेरे पास डाइल्यूट बेस है, डाइल्यूट बेस है, जैसे मुझे बोला कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10 टू पावर माइनस 9 मोलर NaOH। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे केस में हम जो OH नेगेटिव निकालते किससे? NaOH से, वो 10 टू पावर माइनस 9 होते, और जो OH निकालते किससे? वाटर से, वो 10 टू पावर माइनस 7 होते। तो टोटल OH नेगेटिव जो आते वो 10 टू पावर माइनस 9 प्लस 10 टू पावर माइनस 7 हो जाता, यानी 0.01 प्लस 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 टेकन एज कॉमन। तो मतलब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 1.01 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 हो जाती, है ना जी। तो अब हमारे पास पहले POH निकालते, POH आता माइनस लॉग ऑफ 1.01
इंटू 10⁻⁷ ठीक है जी, और उसको हम लिख देते हैं माइनस लॉग ऑफ 1.01 प्लस 7, ठीक है जी। इसकी वैल्यू 0.004 या 2 3 कुछ भी लिख दो यार मेरी बला से, है ना, 3 लिख दिया जी, ठीक। और हमारे पास या 1 लिख दिया और भी कम कर दिया, लो ठीक। अब हमारे पास +7, ये माइनस का हो गया, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 6.999 आ गया कि नहीं, हाँ जी। पर ये तो क्या आया, पीओएच। हमें क्या चाहिए, पीएच। 14 में से करो माइनस, बोलो क्या 7.001 लिख दूं, बोलो क्लियर हो गया, बात भेजे के सेंटर में गई। तो बेटा सबसे पहले ये देख लेना कि आपके पास डिल्यूट एसिड है कि कॉन्सेंट्रेटेड, डिल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड। डिल्यूट कैसे पता चलेगा हमारे को, अगर कंसंट्रेशन 10⁻⁷ दे दी, 10⁻8 दे दी, तभी मैंने बोला आप स्ट्रॉन्ग एसिड में भी H3O पॉजिटिव वाटर के भी लिखा करो, ताकि आपको देखने से वहां समझ में आ जाए कि वहां हम नेग्लेक्ट कर सकते थे पर यहां हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते थे। तो अगर हमारी आदत ही वैसी बनी हुई है तो हमें अलग से केस याद रखने की जरूरत नहीं होती है। हमें पता है वाटर के हमने ऐड ही करने हैं, और वहां हमें दिख रहा है बहुत फर्क है, नेग्लेक्टेड, यहां फर्क नहीं है, नॉट नेग्लेक्टेड, अपने आप आंसर सही आएगा। तो बोलो बेटे ये समझ में आया, इस क्वेश्चन के आगे 15 स्टार लगा देना, पेपर में पक्का आएगा। समझ में आई, ये आपके +1 के पेपर में पक्का आएगा, कंपटीशन में भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन के। क्लियर हो गया, बात समझ में आई सभी बच्चों को। तो चलो एक और करते हैं, अब तुम मेरे को एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे, लिखो। लिखते जाओ। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 2 मोलर HCl। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 2 मोलर HCl। चलो शाबाश, अच्छे बच्चे, हाँ जी। टू है तो क्या, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ 2 करेक्ट। कितना आ रहा है अरमान जी, अब भाई ने बोला कि इसका आ गया -0.3010 है ना, यही आया ना भाई। क्या हमारे पास माइनस का स्केल था क्या, हमारी तो पीएच मैक्सिममली क्या हो सकती है, 0। अब यहां जो बच्चों ने निकाला होगा, जिसने नहीं निकाला होगा निकाल लो मेरे साथ, और जिसने नहीं निकाला वो देख लो, और जिसको आता है वो समझ लो। हम इससे H3O पॉजिटिव निकालते, प्लीज इधर ध्यान देंगे, तो वो 2 मोलर आते हैं, कितने आते, 2 मोलर। और वाटर से जो H3O पॉजिटिव मिलते हैं, ये तो आगे HCl से, वाटर से जो मिलते हैं 10⁻⁷, ये तो बहुत ही छुटकू है, तो ये तो नेग्लेक्टेड है ही है। अब हमारे पास पीएच में हम पुट करते माइनस लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू 0.3010, तो पीएच आ जाती -0.3010, है ना जी। पर माइनस का तो स्केल ही नहीं होता। सो बेटा दीज आर कॉल्ड एज, 5th केस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स। ये क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। अब सर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा होता है, बेटा जहां कंसंट्रेशन मोर देन 1 मोलर होती है, जहां कंसंट्रेशन मोर देन 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, 10 मोलर, 15 मोलर, ऐसी कुछ भी, ठीक। तो ऐसे केस में पीएच हमारा नेगेटिव आता है। हम ऐसे निकालने के बाद लिखते हैं बट
actually pH taken is 0। इसका आंसर क्या निकालते हैं? 0 करके ऐसे दिखा देते हैं, बोलते माइनस में आंसर आ रहा है, बट एक्चुअली पीएच क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। और इसका रीजन क्या है बेटे? जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती। जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होती है। उसमें बेटा एक स्पेशल फिनोमिना होता है आयन पेयर फॉर्मेशन। क्या? आयन पेयर फॉर्मेशन। जब बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव साथ साथ पड़े हो बहुत सारे, तो कुछ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करके जुड़ी जाते हैं, आयन पेयर्स बन जाते हैं, तो जो डिसोसिएशन हुई वो कम हो गई। तो एक्चुअली इससे 2 के 2 मोलर हमें H3O पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, हमें उससे बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होगी। डिसोसिएशन कंप्लीट क्यों नहीं होगी? ड्यू टू आयन पेयर फॉर्मेशन। इसलिए अगर कभी एसिड की कंसंट्रेशन मोर देन 1 मोलर दे दी गई हो बच्चे, अगर कभी एसिड की कंसंट्रेशन मोर देन 1 मोलर दे दी गई हो बच्चे, ठीक, तो ऐसे केस में आप एसिड की पीएच 0 लेते हैं और बेस की पीएच 14 लेते हैं, क्योंकि उसमें उससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। और रीजन ये देते हैं कि कंसंट्रेशन इज टू मच, सो डिसोसिएशन इज नॉट कंप्लीट ड्यू टू आयन पेयर फॉर्मेशंस। Hence pH will be closer to 0 in case of acid and closer to 14 in case of bases. बोलो क्लियर? बेटे 6 केस करवाए अभी, बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का समझ में आया? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कॉन्सेंट्रेटेड बेस का समझ में आया? डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस का समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? दोबारा दिखाऊं पीछे? हाँ जी बिल्कुल, बेस में 14 लिखेंगे। एक बार ध्यान दे दो, मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड की पहले करवाई आपको, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के तो मैंने आपको 2-3 केस समझाने की कोशिश की, स्ट्रॉन्ग एसिड की समझ में आई। हम क्या भरते पीएच में? नॉर्मेलिटी। क्या भरते हैं? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी भर के उसको करते पुट, लेकिन वाटर का साथ में लिखना जरूरी हमारे लिए, और ये लिखना जरूरी कि इट इज नेग्लेक्टेड, नहीं तो हम आगे डाइल्यूट एसिड्स में पंगा डाल देंगे अपने को। तो हमने ये नेग्लेक्ट करके ऐसे लिख करके निकाल दिया पीएच हमने, ठीक। और रही बात स्ट्रॉन्ग बेसिस के केस में, हम पहले क्या निकालते हैं? पीओएच, और फिर 14 में से क्या करते हैं? माइनस, और या फिर केडब्ल्यू से H3O पॉजिटिव निकाल देते हैं। मैंने क्यों ये मेथड प्रेफर नहीं किया? क्योंकि बेटा देखो यहां कंसंट्रेशन 10⁻12 आ जाती है ना, तो इट गिव एन आइडिया दैट इट इज अ वेरी वेरी डाइल्यूट थिंग, है ना। तो उस वजह से हम वो 10⁻7 को नेग्लेक्ट करने वाला प्रॉब्लम रह जाता है, तो हम ऐसे लेते नहीं। इसलिए इसको हम इस तरह से शो करते हैं, पहले पीओएच निकाल करके फिर 14 में से माइनस करके क्या कर लेते हैं? पीएच निकाल लेते हैं। बोलो क्लियर? फिर तुम्हें अगला केस करवाया मैंने बेटा, कौन सा? ये तो खैर उसी का है, डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस हो गया, और फिर हमने किसका करवाया? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ऐसे ही कॉन्सेंट्रेटेड बेस। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया? ठीक, अब एक क्वेश्चन और करो मेरे लिए, ठीक है ना? तुम्हारे से करवा रहा हूं, खुद तो करना ही नहीं मैंने। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻² मोलर NaCl करो 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 करो। यस, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखो बेटा ये सॉल्ट है, ये क्या है? सॉल्ट। ना तो इससे H मिला ना इससे OH मिले, पर प्यारे बच्चों ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है। ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो इसका पीएच हम सीधे ही क्या लिख देंगे? 7। हाँ, अगर इसमें से एक भी कंपोनेंट वीक होता है ना, तो हम सॉल्ट की पीएच अलग से निकालते हैं। वो अगला टॉपिक होगा मेरा, पीएच ऑफ सॉल्ट, जब सॉल्ट करवाऊंगा आपको। समझ में आई? पहली बात, यहां पे जो सॉल्ट होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।
अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा तो कुछ मर्जी कंसंट्रेशन होगी, मैं पीएच क्या टिक कर दूंगा, 7 टिक कर दूंगा, बशर्ते सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का होगा। सर मेरे को कैसे पता चलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का? लेट मी कम टू सॉल्ट्स, तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का कैसे देखते हैं, वो आगे देखेंगे। फिलहाल क्योंकि यहां पे चलते रनिंग में हमारे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट करवा दिया यहां पर, आगे हम करेंगे। बोलो क्लियर? तो सॉल्ट की पीएच भी समझ में आती है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके। अब हम करेंगे बेटा वीक पीएच ऑफ वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस, वीक एसिड एंड वीक बेसिस। ठीक, देखो बच्चे पेन छोड़ के समझना। हमें कहा कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड having Ka 1.8 into 10 to power -5। ठीक है, अब सर पहले तो ये बताओ हमें समझ में कैसे आएगा कि वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? वैसे तो अभी तक मैंने बहुत समझाया तुम्हें, तुम्हें पता है जहां कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठा देखो तो समझ लो वीक है, तो समझ तो हमारे को आ ही रहा है, बट येट हो सकता है ये ना दिया हो सकता है कुछ और दिया हो। आपको बोरिक एसिड दे दिया H3BO3, उसमें कार्बन तो है नहीं, अब हमें कैसे पता चला वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? बेटा देखो, अगर कोई वीक होगा ना तो उसके साथ या तो आपको Ka दिया होगा या फिर उसके साथ अल्फा दिया होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखी है या Ka दे रखा है, समझ लेना वीक है। तो क्या पहचान है वीक की? इधर Ka मस्ट बी गिवन और अल्फा मस्ट बी गिवन। हम दोनों तरह के क्वेश्चन करेंगे, Ka के साथ भी अल्फा के साथ भी। ठीक है बच्चा, अब इसमें हमें पीएच निकालनी थी वीक एसिड की, इसमें वीक एसिड की हमने क्या निकालनी थी? पीएच निकालनी थी। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालें? देखो सबसे पहली बात, अगर वीक एसिड है तो मैंने वैसे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में ये बताया था आपको, लेकिन एक बार फिर याद करवा देता हूं। CH3COO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव ऐसे टूटता है भाई। नो इफ इट्स कंसंट्रेशन इज C, ठीक, it will be 0 and 0 initially. If alpha is degree of ionization, ठीक, it will be 1 minus alpha into C. Have you done this? Yes, sir. So if this is C minus C alpha, तो बोलो आयनाइज कितना हुआ? C alpha. 1 mole is giving 1 mole, तो C alpha must be giving us 1 mole is giving 1 mole, तो C alpha must be giving us। तो वीक एसिड में H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? C अल्फा के बराबर होती है ना? तो अगर तो अल्फा दिया होता तब तो सीधे सीधे ही हो जाता है ना? मान लो अगर मैं इसको Ka की जगह बोलूं हैविंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या बोलूं 20% डिसोशिएटेड, 20% डिसोसिएशन, आपको क्वेश्चन ही ऐसे दे दूं, बोलूं कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.01 मोलर एसिटिक एसिड हैविंग 20% डिसोसिएशन। अगर 20% डिसोसिएशन है तो अल्फा कितना है? 20/100। ऐसा ही होता है कि नहीं होता भाई? हमारे पास क्या आया? 0.2। तो जो H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन है बच्चों, जो कि मेरे को किससे मिल रहा है? एसिटिक एसिड से, वो होगा C अल्फा। बेटा जी C की वैल्यू 10⁻⁻2 है ऊपर की नहीं? सर ये बात गलत है, ऊपर 0.01 लिखते हो, नीचे 10⁻2 लिखते हो, सेम है। और इनटू क्या कर दोगे? 0.2।
दैट इज अल्फा। तो क्या इसकी वैल्यू 2 इंटू 10⁻³ हो गई कि नहीं हो गई? हो गई पक्का? Yes, sir. क्या वाटर के H3O पॉजिटिव नेग्लेक्ट करूं कि नहीं करूं? Yes, sir. वो 10⁻7 और ये 10⁻3, तो नेग्लेक्ट करूं ना? तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो अब अपने पास पीएच जो आ गया वो आ गया -log(2 इंटू 10⁻3). ठीक है बच्चा, मतलब पीएच विल बी इक्वल टू -log(2 + 3, मतलब -0.3010 + 3। आंसर क्या आ गया? 2.7 अप्रोक्सीमेटली 2.7 आ गया भाई। समझ आई बात सभी बच्चों को? तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी तब तो हम इससे निकाल देंगे, पर मैंने तुम्हें के दिया था। ठीक, पहले बोलो ये क्लियर है? जोर से बोलो। Yes, sir. हाँ ऐसे वाला। ठीक, अब मैंने वही क्वेश्चन ले लिया जब मेरे को अल्फा दिया, बोला जी कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की ना मेरे पास है 0.01 और के दे रखा है कितना 1.8 इंटू 10⁻⁵। हमने पढ़ा था कि H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो हुआ करती है वो किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है? C अल्फा, है ना जी? ये पढ़ा अभी। और बोला कि अल्फा जो होता है ना वो √Ka/C होता है। बोलो कभी सुना था ये? Yes, sir. अल्फा इज √Ka/C। ये ओस्टवाल्ड डिल्यूशन लॉ से आया था। तो हमने यहां पे H3O पॉजिटिव निकालने की करी कोशिश, तो हमारे पास आया C इंटू √Ka/C। बेटा क्या इसको अंडर द रूट लिख के काट सकते हैं अपन? तो क्या इसकी वैल्यू √Ka इंटू C हो जाएगी? हाँ जी। तो क्या मैं पीएच को पुट करते हुए पीएच इज इक्वल टू -log(of Ka इंटू C की पावर हाफ लिख दूंगा जी? ऐसे लिख दूंगा कि नहीं? बात भेजे में जा रही है? पक्का? Yes, sir. तो पीएच जो आ जाएगा -½ आगे क्या आएगा log of Ka प्लस log of C होगा भैया जी। क्या इसका मतलब ये होगा कि -½ log of Ka, और क्योंकि बाहर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया है तो -½ log of C होगा जी। बोलो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? प्यारे बच्चों, अगर मैं ये -½ log of K, -log of Ka का मतलब क्या होता है? पीके। -log of Ka का मतलब क्या होता है? पीके। मैंने बोला था -log का मतलब क्या? पी। जहां -log वहां पी। तो क्या ये एक्सप्रेशन ऐसा बन गया कि पीएच इज इक्वल टू ½ pKa -½ log of C? ठीक, C का पी नहीं होता भाई, समझ में आई? C कभी पीता नहीं है। ठीक, तो C ऐसे लिखना है ½ log C। तो बेटा पीएच का ये एक्सप्रेशन बन गया। अगर Ka दिया हो तो पीएच का ये एक्सप्रेशन बन गया कि नहीं? अब मेरे को पहले क्या निकालना पड़ेगा? पीके। बेटा पीके किसके बराबर होता है जी? -log of Ka। Ka की वैल्यू बोलो, -log of 1.8 इंटू 10⁻⁵। क्लियर हो रहा है बेटा? तो फिर pKa जो आएगा क्या वो -log of 1.8 + 5 होता होगा? रानी समझ में आ रहा है? पक्का? अब 1.8 कितना होगा लॉग? 0.3010 से छोटा? 0.26 लिख दूं? तुमने बोला, मैंने लिखना था नहीं तो। ठीक, -0.26, क्योंकि log of 3 की वैल्यू होनी थी 0.3010, ये सो छोटी लिखनी थी। 0.26 लिख के काम खत्म किया, आगे +5। हाँ जी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई?
4.74 आ गई, एक कहानी खत्म और यहां शुरू। तो pH इज इक्वल टू हाफ इंटू 4.7 माइनस हाफ लॉग ऑफ C की वैल्यू क्या निकाली हमने, 10⁻²। बेटा जी आगे आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, और 2 से 2 कैंसिल, लॉग ऑफ 10 1, तो +1 हो गया। तो क्या ये वैल्यू ऐसे आ गई, मैथ तो आता है ना करना, ये भी मैं ही सिखा लूं, बोलो ये आया कि नहीं। ठीक, अब इसको सॉल्व करना आता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.35 आ गया। बोलो बच्चों, एम आई क्लियर, मुश्किल है क्या, बहुत इजी है। आपको सिंपल सा काम क्या करना था, आप चाहो तो इसको पुट करके निकाल दो, चाहो फॉर्मूला निकाल के कर दो, मेरी बला से। ठीक, आपको पी के निकालना सिखाया मैंने, ठीक, माइनस लॉग ऑफ सी, बस यही पुट करना। बेसिक बात यह है कि अगर वीक एसिड है तो बेटा उसका H3O पॉजिटिव किसके बराबर, सी अल्फा के बराबर, या फिर H3O पॉजिटिव किसके बराबर, Ka इंटू सी का अंडर द रूट। वीक में ऐसा हो जाता है, बोलो समझ में आता है, हाँ जी, तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखा दो। कैलकुलेट द pH of 0.01 molar NH4OH having Kb 1.8 इंटू 10⁻⁵। चलो प्यारे बच्चे फटाफट से गलत कर दो, पूरा कॉन्फिडेंस मेरे को तुम्हारे पे यार। प्रदीप इतना समझ नहीं होता यार, है ना, ये भी दिया है। क्या बनता रहता है, इंटेलिजेंट बन यार। हाँ जी बिल्कुल, सी अल्फा ही होता है बेटा, बेस के लिए वही रहेगा, एसिड के लिए वही रहेगा। हाँ भाई, कहाँ खोया है भीड़ में, बता, क्या नहीं समझ में आया इसमें, पिछला समझ में आया था, तो फिर मैं जब चीख रहा था कि आया समझ में कि नहीं। पहली बात ये क्या है, बेस, बेस से H3O पॉजिटिव मिलेंगे क्या, क्या मिलेंगे, कितने OH नेगेटिव मिलेंगे भैया, रूट ऑफ Kb इंटू सी। जैसे Ka इंटू सी था, वैसे यहां पे Kb इंटू सी है ना जी। Kb अपने पास दे रखा है, चाहो तो फॉर्मूला निकाल लो, और चाहो तो यहीं से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकाल लो, क्या आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁵, और C की वैल्यू 10⁻⁻2 का अंडर दी रूट, यही आएगा जी, अरे यही आएगा, अब समझ में आया। अरे यार, Kb को Kb की जगह भरा, C को C की जगह भरा, क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, ये Kb दिया है ना, तो यहां Kb है ना, Kb की वैल्यू ये पुट की ना मैंने, और ये C दिया है ना, C 10⁻⁻2 है कि नहीं, तो यहां मैंने C पुट किया,
इसमें क्या समझा? आया समझ में कि नहीं? अरे बता यार। अब हमारे पास OH नेगेटिव जो है, क्या हम इसको देखो बेटा, इसकी पावर ना ऑड में जा रही है। ये आ रही है रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻7 आ रही है कि नहीं? यार ऑड का अंडर द रूट करना मुश्किल हो जाएगा ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यार, 18 इंटू 10⁻⁻8? कैसे लिख सकता हूं मैं यार? 1.8 को डिवाइड बाय 10 कर सकता हूं, छोटे बच्चे करते हैं जैसे, तो यहाँ 10⁻⁻8 हो जाएगा। यार मैथमेटिक्स के लिए थोड़ी मेरी वो है। तो आप कैसा है, रूट ऑफ 18 इंटू 10⁻⁻4, रूट ऑफ 18 बेटे 4.24 के करीब करीब, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ये चाहिए हमारे को 18। तो क्या मैं इसको 4.24 10⁻⁻4 लिख दूं जी? समझ में आ गया? अब OH निकला तो पहले क्या निकलेगा? POH। अब POH कैसे निकालोगे? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव, यानी कि माइनस लॉग ऑफ 4.24 10⁻⁻4। बोलो क्लियर? माइनस लॉग ऑफ 4.24 प्लस 4। क्लियर? लॉग ऑफ 4 की वैल्यू कितनी? 0.6010। थोड़ी बड़ी लिख दें यार, क्योंकि थोड़ा बड़ा है ना? तो 0.69 65 67 कुछ भी लिख दो, माइनस 0.67 लिख दूं मैं, है ना जी? प्लस आगे 4 में से माइनस होकर क्या आंसर आया? 3.33 आ गया। PH लड्डू है, OH आया। अब क्या निकालना है? PH 14 माइनस 3.3 11.7। बोलो समझ में आया अभी? अरे क्लियर हुआ यार? अगर मेरे पास वीक एसिड होगा या वीक बेस होगा तो H3O पॉजिटिव कैसे निकालेंगे? या तो C अल्फा से, हाँ 10.7, लो जी ठीक है। या तो बेटा हम H3O पॉजिटिव किससे निकालेंगे? C अल्फा से। अगर हमें अल्फा दिया होगा तो C अल्फा से निकालेंगे, OH होगा तो भी वैसे ही निकालेंगे C अल्फा से। अगर मान लो हमारे पास ऐसा हो जाए कि दिया हमारे पास क्या है Ka, तो अंडर रूट ऑफ Ka इंटू C से निकालेंगे H3O पॉजिटिव, और बेस में Kb अंडर रूट ऑफ Kb इंटू C से निकालेंगे। बोलो क्लियर? एक मस्त बात और बता देता हूं, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ इस क्वेश्चन को ऐसे दे दूं। प्लीज सारे बच्चे ना सिर्फ यहां ध्यान देना, इधर उधर ध्यान दोगे ना समझ में आता नहीं फिर, ठीक है? और फिर वो मजा आता भी नहीं ना। ठीक, मजा तभी आएगा अगर हमें समझ में आए। ये क्वेश्चन कभी अपने मित्रों से भी करवाना, ठीक? कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर अमोनिया, ठीक? Ka for ammonium ions is say 1.8 into 10⁻⁻5, या 2 into 10⁻⁻5। क्वेश्चन देखिए, आराम से देख लो पहले क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर अमोनिया, है ना? और Ka किसका दिया? अमोनियम आयंस का। क्या Ka अमोनिया का दिया? किसका दिया? अमोनियम आयंस का दिया। समझे मेरी बात? अब बेटे अमोनियम आयंस का Ka दिया है, इसका इससे लेना देना क्या? और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये
कि अमोनिया से OH कैसे आए, है ना, इंटरेस्टिंग है ना। आएंगे भाई, सब कुछ आएगा, ध्यान दो बेटे। ये अमोनिया जो है, अमोनिया एक क्या होता है, बेस होता है। ठीक, हमारे पास अमोनिया को जब आप पानी में डालते हो बेटा, ये लुईस बेस होता है। कैसा होता है, लुईस बेस। ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, या फिर इसको ब्रॉन्स्टेड बेस भी बोलते हैं हम लोग। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर फॉर दिस। यानी अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। बोलो है कि नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है, H लेने से, H लेने से कॉन्जुगेट एसिड बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है कि नहीं। पर यहां से एक बात है कि अमोनिया ने OH दिया कि नहीं दिया। अमोनिया ने वाटर से OH निकाले कि नहीं निकाले। तो OH तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कितने मिलेंगे, जितनी अमोनिया की कंसंट्रेशन होगी। एक अमोनिया एक OH दे रहा है, तो भैया अगर 10 अमोनिया होते 10 OH मिलते। यहां कितना अमोनिया है, तो OH की कंसंट्रेशन कितनी मिल जाएगी। एक बात तो क्लियर है, पर वो तब होएगी जब एक कंप्लीटली सारा का सारा ले ले एंड इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, तो कंप्लीटली इतना नहीं मिलेगा हमें OH। ये 100% आगे नहीं है रिएक्शन, इक्विलिब्रियम में है। थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे रहेगा। तो यानी अगर इसी कंसंट्रेशन 0.01 है तो इसके OH इतने नहीं होंगे, उससे थोड़े कम होंगे। यानी दिस विल बी एक्टिंग एज अ वीक बेस। कैसे एक्ट करेगा, वीक बेस। अगर वीक बेस है तो उसका OH नेगेटिव कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ KB इंटू C। बोलो ऐसे निकालते थे अपन लोग। हाँ जी। अब C तो हमें गिवन है, कितना है जी, बट क्या KB गिवन है कहीं पर। हमें तो KA दे रखा है, हमें KB तो दे नहीं रखा। पर एक बात अगर हम ध्यान दें कि KW इज KA इंटू KB हुआ करता है। ये अपन डिराइव भी कर देंगे आगे। ठीक, आगे जाके डिराइव होगा ये, अभी नहीं। तो KW इज इक्वल टू K इंटू KB, जिसमें ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस के KA और KB होते हैं। ठीक बेटे, अगर मेरे को KB निकालना पड़ेगा तो मैं KB कैसे निकालूंगा, KW अपॉन KA, KW अपॉन KA। जिस बेस का निकालना है उसके कॉन्जुगेट एसिड का क्या ले लेना है, KA। तो KW तो बचपन से जानते, 10⁻⁻14 जानते कि नहीं। और KA यहां से देख लिया हमने कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻5। ये काट करके क्या हमारे पास ये आया 0.5 10⁻⁻9। अरे बोलो यार, क्या इसका मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 लिख दूं, चलेगा जी, क्लियर। अब इसको यहां पुट करते हैं, तो OH नेगेटिव इज रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻10 और C कितना है 10⁻⁻2। तो मतलब रूट ऑफ 5 इंटू 10⁻⁻6 लिख सकता हूं जी। समझ में आ गई मेरी बात, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब रूट ऑफ 5 की वैल्यू बोलो, देखो 2 पॉइंट समथिंग होगी कि 2 2 4 है ना जी, 2.3 के करीब लिख दूं जी। तो 2.3 इंटू 10⁻⁻6 ये सिर्फ अमोनिया की वजह से आए हैं। ये सिर्फ किसकी वजह से आए हैं,
अमोनिया की वजह से आए हैं। बोलो यहां तक क्लियर, अच्छे से क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये क्या आए हैं, OH आए हैं। क्या आए हैं, OH। तो अब हम निकालेंगे क्या, POH। ठीक, देखो बेटे, हालांकि वाटर से 10⁻⁻7 मिलेंगे ना, आप चाहो उसको भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहां पे वो क्या नेग्लेक्ट हो जाएंगे क्या, यहां वो नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो पीओएच निकालने के लिए पहले आपको OH नेगेटिव टोटल चाहिए, वो आएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7। ये वाटर वाले, ये अमोनिया वाले। बेटा इससे OH नेगेटिव निकाल लोगे टोटल, OH नेगेटिव निकाल के क्या आप POH निकाल लोगे, POH निकालने के बाद क्या उसको 14 में से माइनस करके पीएच निकाल लोगे। बोलो समझ में आती है, अरे क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन में दो चीजें बताई मैंने आपको। नंबर 1, पहली चीज ये बताई कि अगर ऐसा कुछ भी आ जाए जिससे OH ना मिलते हो, जिससे OH ना मिलते हो, घबराना नहीं है, इक्वेशन बना डालनी है। ठीक है जी। अगर तो उसका KB दिया है तब तो डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ KB इंटू C से आप OH निकाल लो। क्लियर। और अगर KB नहीं दिया, उसके कॉन्जुगेट एसिड का क्या दिया है, Ka। यहां पे कॉन्जुगेट एसिड का Ka दिया था ना, तो इस एक्सप्रेशन को यूज कर लो, KW इज इक्वल टू Ka इंटू KB। और इससे आप KB निकाल लो, क्योंकि बेस के लिए अपन Ka नहीं लेंगे, बेस के लिए क्या लेंगे, KB लेंगे। तो भैया जी यहां से KB निकाला, C हमारे को भगवान ने दिया हुआ है, उससे हमने मिलकर के क्या निकाला, OH। OH नेगेटिव देखा, क्या वो वाटर से नेग्लेक्ट करने वाली स्थिति में है कि नहीं है। अगर होगा, मान लो ये वैल्यू में पर 10⁻³ आ जाती, तो क्या नेग्लेक्ट कर देता वाटर के, तो नेग्लेक्ट कर देता। पर अगर 10⁻⁻6 आई तो क्या नेग्लेक्ट करूंगा, तो नहीं करूंगा भाई। तो मैं पूरे निकालूंगा, OH निकालूंगा, पीएच को 14 में से POH को 14 में से क्या करूंगा, माइनस, क्या आ जाएगा मेरे पास, पीएच। बोलो इस तरह का क्वेश्चन समझ में आएगा। हाँ जी बेटे, बेटे तो कंप्यूटर है, नहीं तो कंप्यूटर है, मेरे को बता, नहीं है ना, तो क्या सारा लॉग टेबल याद रख सकता है, फिर क्या करेगा, फिर एक ही चांस है कि अप्रोक्सीमेशन ले। ठीक। और बेटा जी एग्जामिनेशन में कभी भी ऐसा आंसर तेरे को नहीं मिलेगा कि A है 4.3, B है 4.4, ऐसे आंसर होते क्या एग्जामिनेशन में, कभी भी नहीं होते। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। अगर एक ये होगा, दूसरी वैल्यू 5.4 होगी, इतना फर्क होगा। तो जब हम अप्रोक्सीमेशन करते, थोड़ा भेजे से करते, मैं बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन नहीं लेता हूं, बहुत भेजे से करता हूं, तो उससे वैल्यू बहुत नियरेस्ट आती है। मैंने आपको लॉग टेबल यहां सॉल्व करके दिखाया था, एक भी वैल्यू इधर उधर हुई थी, जो आपका कैलकुलेटर जवाब दे रहा था मैं दे रहा था कि नहीं। तो भैया थोड़ा ध्यान से करोगे तो आ जाएगा। दूसरी बात, कंपटीशन में किसी का भी लॉग दिया हुआ होता है जिसकी जरूरत होती है। ठीक, क्योंकि हर स्कूल में आपको लॉग टेबल नहीं मिलेगा, इसलिए कंपटीशन में कुछ भी होगा तो लॉग टेबल आपको दिया जाता है। लॉग टेबल ना दिया जाए तो आपको एग्जामिनेशन में ऊपर लिखा जाता है लॉग ऑफ दिस की वैल्यू ये है। अदरवाइज देयर इज नो अदर वे, जस्ट टू इसको अप्रोक्सीमेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज। समझ में आई, बस उसको भेजे से करना है अप्रोक्सीमेट, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं कर देना, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो वैल्यू जो आएगी ना आपकी, वो आंसर चीख चीख के बोलेगा मेरे को टिक कर, क्योंकि कभी भी आंसर ऐसा नहीं आएगा 4.3, 4.4, 4.2, 4.1, ऐसा आंसर नहीं आता है। आपको आंसर आएंगे 4.2, 5.7, 6.2, 2.1। अरे भैया मेरे 4 के लाइन में आंसर आया तो मैं आराम से टिक कर लूंगा उसमें, क्योंकि इतना तो मैंने अप्रोक्सीमेशन किया ही नहीं कि 4 का 5 बन जाए। समझे मेरी बात, पॉइंट्स में ही होता है अप्रोक्सीमेशन। तो डोंट वरी एंड बी हैप्पी। पर बोलो वो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से समझ में आया, पक्का। काके किससे करवा लेना, अगर सॉल्व कर जाएगा जो बोलूंगा करूंगा मैं।
तुम्हारा कोई भी बच्चा, तुम्हारा फ्रेंड कोई सॉल्व करेगा तो ठीक, हाँ टीचर्स के लिए तो है ही है ना क्वेश्चन, वो तो करेंगे ही सॉल्व, बट स्टूडेंट्स के लाइफ, मतलब +1 के स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको वीक एसिड वीक बेस का पीएच निकालना भी समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डाइल्यूट एसिड डाइल्यूट बेस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कॉन्सेंट्रेटेड बेस, वीक एसिड वीक बेस, के ए गिवन के बी गिवन, दोनों तरह के क्वेश्चंस। ठीक, और जो ओ OH नहीं भी देते बेस वो भी हमने कर लिए, इसी तरह से जो H नहीं देते होंगे एसिड वो भी कर लेंगे अपन। क्लियर, समझ में आया, उसमें के का यूज होना है, एसिड होगा तो के का यूज होना है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें करवाने जा रहा हूं, पेन जरा छोड़ देना क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा अदरवाइज। ठीक बेटे, आपको करवाने जा रहा हूं पीएच ऑफ पॉली बेसिक एसिड्स, पीएच ऑफ पॉली बेसिक एसिड्स। पहले तो मैं इसका शॉर्टकट आपको समझाने की कोशिश करूंगा और फिर बोलूंगा ऐसे करना ही नहीं है। ठीक, तभी बोल रहा हूं लिखना नहीं है, सिर्फ समझने की कोशिश करनी है। ठीक, पॉलीबेसिक वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती ना पॉलीबेसिक में, जैसे H2SO4 में क्या दिक्कत थी, नॉर्मेलिटी निकाली, बात खत्म की। पर वीक एसिड्स में दिक्कत होती है, पॉलीबेसिक वीक एसिड्स। सारे बच्चे सिर्फ इधर ध्यान देंगे, कहीं और ध्यान नहीं देंगे। हमें बोला कैलकुलेट द pH of 0.01 molar H2S having Ka1 2 into 10 to power -4, ठीक, and Ka2 2 into 10 to power -11। ठीक, अब इसका मुझे पीएच निकालना है। पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ ये समझना है हमारे को। हमारे को H2S दिया जो कि 2H देता है और ये वीक है। स्ट्रॉन्ग होता तो सीधे मैं इसको क्या करता, 2 से मल्टीप्लाई करता, Ka नहीं दिए रहते मेरे को। H2SO4 में मैंने Ka दिए थे आपको, H2SO4 में Ka दिया था भाई, तो सीधे डायरेक्ट नॉर्मेलिटी निकाल दी। पर क्या इससे डायरेक्ट पूरे के पूरे H मिलेंगे हमें, क्योंकि ये वीक है, कंप्लीटली नहीं मिलेगा। कैसे पता चला वीक, ये दिए। और मजे की बात क्या थी कि पहले हमारे पास H2S is tooting to give us H3O positive HS1 नेगेटिव। पहले एक H टूटेगा और उसका Ka मेरे पास दे रखा है 2 into 10 to power -4। ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद जो HS1 नेगेटिव बना है बेटा, दैट विल बी टूटिंग एंड इट विल बी गिविंग H3O पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव। ये Ka1 था और Ka2 जो होगा वो 2 into 10 to power -11 मैंने दे रखा है। ठीक है बच्चों, अगर आपको एक्चुअली करना होता तो क्या करना पड़ता, देखो सोचो जरा। हमें पहले क्या करना पड़ता कि ये अगर C है तो आपको पता है ये रूट ऑफ Ka इंटू C है ना जी। क्लियर, एज 1 मोल ये दे रहा है ना जी, ये 1 मोल और ये भी 1 मोल, 1 मोल बन रहा है। तो जितनी कंसंट्रेशन इसकी होगी उतनी तो इसकी होगी ना, सेम कंसंट्रेशन होगी। सेम मान लो, मैं इसको x मान लेता हूं, अंडर रूट ऑफ Ka 1 तो मेरे को दिया है और C तो मेरे को दिया है, तो क्या मैं इससे निकाल सकता हूं इस वैल्यू को?
से उसको मैंने x मान लिया। क्या मान लिया? x। ध्यान से सुनते जाना, मैंने लिखने को नहीं बोला बिल्कुल भी। अगर ये x है तो ये भी कितना होगा? x। यहां तक क्लियर हुआ? तो काके अगली वैल्यू में क्या आता है? ये x। ठीक है जी। और फिर जब मैं इससे निकालता तो अंडर रूट ऑफ Ka2 इंटू कंसंट्रेशन अब क्या होनी थी? x, जो हमने यहां से निकाला। और अब हमारे पास यहां से भी H3O पॉजिटिव आए, यहां से भी H3O पॉजिटिव आए, और वाटर से भी आए, तीनों ऐड करने पड़ते। यानी कि टोटल H3O पॉजिटिव कैसे निकालने पड़ते दोस्तों? कैसे निकालने पड़ते? एक तो निकालते रूट ऑफ Ka1 इंटू सी, ठीक, प्लस रूट ऑफ Ka2 इंटू उसका भी जो यहां से हमने x निकाला होता है, यानी अंडर द रूट ऑफ Ka1 इंटू सी। x जो मैंने लिखा यही था ना x? अरे यार x यही निकाला था मैंने कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम है? या फिर आप पहले x निकाल के यहां x पुट करते, फिर इसको x के हिसाब से पुट करते इसको, और प्लस 10 टू पावर माइनस 7, ऐसे टोटल निकालते हैं। मेरी बात समझे? जो नहीं समझा एक बार दोबारा समझ लेना। पहले मैं फर्स्ट पार्ट में क्या करता? H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालता। उसके लिए मैं Ka1 इंटू सी का सहारा लेता, अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू सी। जितनी कंसंट्रेशन इसकी आती उतनी ही कंसंट्रेशन इसकी आती। वो ही कंसंट्रेशन आगे यूज होनी है, क्योंकि वही तो टूटना है आगे, वो आगे यूज होनी है। और फिर इसका मैं H3O पॉजिटिव निकालता बाय Ka2 इंटू ये जो कंसंट्रेशन मैंने ऊपर से निकाली थी, यहां से निकालता, ये दो कंसंट्रेशन निकालता और फिर पुट करता, और फिर 10 टू पावर प्लस 7 भी क्या करता? ऐड करता, तब टोटल H3O पॉजिटिव आते, और मैं फिर पीएच में पुट करता, है ना? उतने में बंदा 5 क्वेश्चन कर जाता है, जितने में हमारा एक होता है ना भाई? तो स्पेशल आदमी से पढ़ते हैं, ठीक। आपको ऐसा कुछ नहीं करने की जरूरत है, नथिंग। आप सीधे H3O पॉजिटिव निकाल दें यूजिंग रूट ऑफ Ka इंटू Ka1 इंटू सी। आपको जरूरत ही नहीं Ka2 की यूज करने की, ठीक। और इसकी जो वैल्यू आपने निकाली, इस केस में सॉल्यूशन देख लो इसका शॉर्टकट, H3O पॉजिटिव रूट ऑफ Ka1 कितना? 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और सी कितना? -2। क्या मैं इसको 1.1 समथिंग लिख दूं? 1.4, हाँ जी 1.4 लिख दूं, इंटू 10 टू पावर -3 लिख दूं जी? बोलो चलता है ये? अब मैं इसको, इसमें वाटर के जो H3O पॉजिटिव नेग्लेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. ये 10 टू पावर -3 है, वाटर के कितने होते हैं? क्या वो नेग्लेक्ट होंगे? तो मैंने सीधे यहां पर पीएच निकाला, माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, यानी पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.4 इंटू 10 टू पावर -3। ठीक है दोस्तों, क्लियर? क्या मैं इसको लिख सकता हूं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1.4 प्लस 3? बेटा 1.4 की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.15 लिख दूं। मैं क्यों लिखूंगा 0.15? क्योंकि log 2 की वैल्यू 0.30 थी, है ना? और उसका आधा कितना होना था? 0.15। तो ये 1.5 उससे आधे थोड़ा कम है, तो इसको 0.15 की जगह 0.14 लिख दो भाई माइनस में, लगभग इतनी की वैल्यू होएगी। तो ये तेरे पास आ जाएगा 2.86, ये पीएच आ गया 2.86। ठीक है जी। आप नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे ना भगवान ने,
उसमें देखना आपका एक आंसर होगा 2.84 को टिक कर देना। समझे मेरी बात? समझे मेरी बात? इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत है। आपने क्या किया, K1 से निकाल लिया। किससे निकाल लिया? K1 इससे निकाल लिया, और जो वैल्यू आई उससे थोड़ी सी छोटी वाली वैल्यू टिक कर देने का। क्योंकि जो दूसरे से मिलेंगे ना मेरे को H पॉजिटिव, वो बहुत 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 कम होंगे। क्योंकि आप जरा इधर ध्यान दोगे ना तो आपको पता चलेगा एक Ka बहुत बड़ा है, दूसरा Ka बहुत छोटा है। और ये हमारी हमेशा की एक मतलब व्हाट यू कैन से नेसेसिटी है कि Ka1 इज ऑलवेज वेरी 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 ग्रेटर देन Ka2। ये हमेशा होता है इररिस्पेक्टिव टू एनी एसिड। कभी भी Ka1 और Ka2 की वैल्यू बहुत पास नहीं होती है। क्यों बेटा? पहले ये एसिड था, अब ये बेस हो गया है H देने के बाद, तो अगला H देना तो इसका मुश्किल होगा ही होगा। तो Ka2 हमेशा ही छोटा होता है, इसलिए जो दूसरे पार्ट से हम निकाल रहे हैं ना वो वैल्यू इतनी छोटी आएगी कि उसका सिग्निफिकेंस ही नहीं है, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। उससे H पॉजिटिव बहुत 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 कम आते हैं। इसलिए अगर मैं उसको नेग्लेक्ट भी कर दूंगा तो मेरे पेट में कोई दर्द होने नहीं वाली है। तो मैंने K1 को सॉल्व करके निकाल दिया क्वेश्चन। अब नीचे ना क्वेश्चन के 4 आंसर में ध्यान से देखना। अगर तो आपको 4 आंसर ऐसे मिले, एक मिले 1.86, दूसरा मिले 2.86, तीसरा मिले 4.96, ठीक, और चौथा मिल जाए 11.6, तो बेटे हमें पता है ये आ रहा है आंसर, तो हम यही टिक करेंगे भाई। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने उसको क्या कर दिया था? नेग्लेक्ट कर दिया था। हमारी बुद्धि चेक कर रहा था वो, ठीक है। हमारे क्वेश्चन पेपर बनाने वाले ने उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट। क्योंकि ऑब्वियसली नेग्लेक्टेड होता है। और अगर ये आंसर्स ऐसे आ जाए 1.86, 2.84, 2.86, 3.46, हमारा आंसर ये आ रहा था पर उसके बहुत क्लोज अप्रोक्सीमेटी में आंसर दिया गया है, उसका 1.86 तो हो ही नहीं सकता। ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ज्यादा इससे हो नहीं सकता। तो ये वैल्यू एक को नेग्लेक्ट करके आ रही थी, तो दूसरी वैल्यू नेग्लेक्ट ना करके आनी चाहिए थी, तो आंसर ही क्या हो गया? ये हो गया। तो इसको कहते हैं रीचिंग टू द माइंड सेट ऑफ एग्जामिनर। एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। अगर एग्जामिनर ने अपने आप इसको नेग्लेक्ट कर रखा होगा, क्योंकि करते हैं क्यों? क्योंकि Ka1 हमेशा बहुत बड़ा होता है, Ka2 हमेशा बहुत छोटा होता है। अगर अल्फा भी लेंगे, अल्फा 1 बहुत बड़ा होता है, अल्फा 2 उसके मुकाबले बहुत छोटा होता है, तो अल्फा 2 इज एक्चुअली नेग्लेक्टेड, Ka2 इज एक्चुअली नेग्लेक्टेड, देयर इफेक्ट इज वेरी 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 लेस। समझ में आई बेटा बात? तो ऐसे केस में देखो, ये क्वेश्चन तुम्हें +1 में तो आने से रहा, सिंपल है। तो इसलिए ये थ्योरी पढ़ने का हमें कोई समझ नहीं आता कि क्या करना है, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कोई एडवांस का पेपर दे रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि ऐसे निकालते पूरी पूरी वैल्यू, इंटीजर बेस में आ जाए, है ना, तब पंगा हो जाएगा ना। तो ऐसे पूरी पूरी निकालते हैं, बट ज्यादातर हमें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती। थोड़ा सा भेजा इस्तेमाल करें, आप Ka1 को लेकर के सॉल्व कर दें, अल्फा 1 को लेकर सॉल्व कर दें, ठीक, और पीएच निकाल के उससे हल्की सी छोटी वैल्यू को टिक कर दें, क्योंकि दूसरी डिसोसिएशन जो H मिलेंगे वो बहुत थोड़े से कम होंगे। और आपको याद होगा मैंने बोला था अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा तो पीएच कम होती है ना। तो अगर थोड़ी सी बड़ी H पॉजिटिव तो पीएच हल्की सी कम हो गई। तो बड़ा रेशनली हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बोलो बच्चे, समझ में आया? आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब आप समझ में आता है कैसे करना है? कोई बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं समझ में आया, दोबारा समझा सकता हूं, बोलो फटाफट। अगर कभी कोई पॉलीबेसिक एसिड आता है या पॉली एसिडिक बेस आता है जो कि वीक है, वीक पता कैसे चला? उसका Ka1 Ka2 दे रखा है, उसका अल्फा 1 अल्फा 2 दे रखा है, तो वीक है। और अगर अल्फा 1 अल्फा 2 या Ka1 Ka2 नहीं दिया तो स्ट्रॉन्ग है,
उसमें तो सीधे नॉर्मेलिटी से बात बन जाएगी, क्योंकि वो 100% डिसोशिएटेड होगा। स्ट्रॉन्ग हमेशा 100% डिसोशिएटेड होता है, तो उसमें सीधे नॉर्मेलिटी से बात बन जाएगी। पर वीक में नॉर्मेलिटी से बात नहीं बनेगी। तो वीक में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Ka1 से पहले इसकी कंसंट्रेशन निकालनी होगी, उतनी कंसंट्रेशन इसकी होगी, उसको यहां यूज करेंगे। ठीक, फिर Ka2 से उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। अगर थर्ड भी होती, मान लो कोई ट्राई बेसिक होता, तो बेटा फिर ये वाली कंसंट्रेशन जो आई वो अगले में यूज करके Ka3 यूज करना पड़ता। बात समझ में आई कि नहीं? टोटल H3O पॉजिटिव ऐसे निकालने पड़ते और फिर हम सॉल्व करते। पर इसका शॉर्टकट कितना सौखा हो गया, भाड़ में जाने दो Ka2 को, सीधे क्या लो Ka1 और साथ में जो C पहले दी है उससे क्या निकालो H3O पॉजिटिव, उससे सीधे क्या निकालो pH, और जो वैल्यू आए या तो वही लिख दो या उसके हल्की सी छोटी इन द सेंस डेसिमल के सेकंड पॉइंट पे फर्क पड़ेगा, पहले पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा। लगभग डेसिमल के सेकंड पॉइंट पे फर्क पड़ेगा। अगर आप पूरा सॉल्व करके भी देखेंगे तब भी आंसर लगभग इतना होना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा पॉली बेसिक एसिड समझ में आए। और अगर पॉली एसिडिक बेस बोलूं तो भी ऐसे, उसमें के की जगह क्या यूज होगा Kb, या फिर अल्फा 1 अल्फा 2। तरीका यही, उसमें भी 1 ले लो, 1 से सॉल्व कर लो, OH निकाल लो, POH निकाल लो, 14 में से माइनस कर दो, आंसर उसे थोड़ा बड़े वाला टिक कर देना, क्योंकि बेस में अगर OH ज्यादा हुआ तो pH ज्यादा होता है, एसिड में H ज्यादा हो तो pH कम होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मजे से क्वेश्चन सॉल्व करना, बल्ले बल्ले। बोलो क्लियर? मेरे बच्चे, pH जितना कम होता है वो एसिड कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है, एसिड तो वही रहता है हमारे पास। आप अपने कंसेप्ट को खुद ही कंफ्यूज कर रही हैं बेटा। देखो, अगर एक एसिड का pH 1 है और दूसरे का 2 है तो स्ट्रॉन्गर 1 वाला है, ठीक है। आप बोले 0, कंसंट्रेशन एक अलग बात है कि कंसंट्रेशन हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी pH उतना कम होगा कि नहीं? तो अगर कंसंट्रेटेड है तो मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन वेरी वेरी हाई, वेरी हाई, तो उसका pH इज मिनिमम एंड मिनिमम pH इज 0, तो 0 ही तो आएगा। हाँ जी, कंपैरिजन में ही तो होता है pH। तो pH कम से ऐसे स्ट्रॉन्ग ही तो हुआ। कॉन्सेंट्रेटेड वीक कैसे हुआ बेटा बता? अरे डिसोसिएशन वीक होता है जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% से भी कम हो। क्या 5% से कम हो गई? अरे 30% से ऊपर डिसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग मानते हैं बेटा, ठीक? तो डोंट कंफ्यूज, ठीक? बी सेंट्रलाइज्ड। बोलो समझ में आ गया? कर लिया आपने? आगे चलें जी अपन, अब आगे चलते हैं, ठीक? आई थिंक सो। अभी तक आपने क्या क्या निकाला, दोबारा से रिमाइंड कर लो भैया। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड बेस, वीक एसिड, वीक बेस, पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीएसिडिक बेस। बोलो क्लियर? सॉल्ट तो चलो आगे आना ही है। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ मिक्सचर्स। अब हम मिक्स करना चाहते हैं जी, ठीक? पीएच ऑफ मिक्सचर्स, पीएच ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है बच्चों? देखो बेटा, मिक्सचर भी जब हम मिक्स करते हैं ना चीजों को, तो प्यारे बच्चों उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए जाएं या अनइक्वल वॉल्यूम मिक्स किए जाएं। बेटे ऐसा है, इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, तो मैं इधर ही थम जाता हूं आज, ठीक? ऐसा ना हो भैया उसको करवाने के चक्कर में ना वो पूरा हो, और जल्दबाजी में मैं करना नहीं चाहता हूं, ठीक? सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी डूइंग पीएच ऑफ मिक्सचर्स।
और मिक्सचर्स के अभी बंद कर दिया मैंने क्या, ठीक। तो नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग पीएच ऑफ मिक्सचर्स। ऑनलाइन वाले बच्चों 1 सेकेंड अभी रहना।